अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मंजर हसन। वेलकम है आपका ऑल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। ये हमारा 7th क्लासेस है और इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको क्लासेस दी थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जीज को लेकर कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कैसे पीसफुल वर्क करता है न्यूक्लियर फ्यूल्स के लिए। और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वर्ल्ड में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेमेंट सिस्टम को हेल्प करता है। मतलब कहते हैं कि फास्टर इकोनॉमिकल कॉपरेशन, मॉनेटरी कॉपरेशन की बात करते हैं। नेशनल लेवल पर हमारे पास करेंसीज है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो करेंसीज है उनमें कॉपरेशन कैसे करना है वो आईएमएफ डिस्क्राइब करता है। तो आईएमएफ जो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में। उसकी कॉन्फ्रेंस के अंदर में 44 मेंबर्स आर देयर फाउंडिंग मेंबर्स। 44 मेंबर जो थे इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म को बनाया। और 44 कंट्रीज एट दैट कॉन्फ्रेंस टू बी बिल्ट अ नेट फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन टू अवॉइड अ रिपीटिशन ऑफ कॉम्पिटिशंस। आपस में जितने भी रिपीट कॉम्पिटिशन है इनको अवॉइड करके इनका काम था कि हम एक फ्रेमवर्क देंगे इकोनॉमिक कॉपरेशंस को लेकर, ट्रेड में हेल्प होगा। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिकल फाउंड डाउन हुआ था, उसको देखते हुए बनाया गया था कि दोबारा जो है आपस में हम कंपटीशन ना करके हम आपस में ट्रेड को कॉपरेट करें और मॉनेटरी को कॉपरेट करें। तो याद रखिएगा, जुलाई 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसको बोलते हैं ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में फॉर्म हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो रिसेंटली हाउ मेनी मेंबर्स वी हैव, तो आईएमएफ की बात करेंगे तो रिसेंटली वी हैव with a 190 members country and fund for mandate was adopted in 2022। तो 2022 तक हमारे पास जो मेंबर्स हैं 190 मेंबर्स हैं और इनका काम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल सेक्टर्स में जितने भी इश्यूज हैं, मॉनेटरी कॉपरेशन का, बैंकिंग सिस्टम को देखना, वो काम करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जहाँ देखिए नेशनल लेवल पर करेंसी है, इंटरनेशनल लेवल पर करेंसी नहीं है, तो उसको पेमेंट सिस्टम को कैसे स्मूथली हेल्प करता है, इसके लिए बनाता है बेस्ट बास्केट करेंसी सिस्टम। बेस्ट बास्केट करेंसी सिस्टम। इस बेस्ट बास्केट करेंसी सिस्टम में ये कुछ करेंसी को इंक्लूड करता है जो वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेड है, हर कोई लेना चाहता है, हर कोई इस करेंसीज को लेना चाहता हो। तो सबसे नंबर 1 पे जो करेंसीज आता है वो है डॉलर, डॉलर यूएस का। सेकेंड नंबर पे आता है यूरो, यूरो यूरोपियन यूनियंस का। थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो येन, जापान का। फोर्थ नंबर पे आता है पाउंड, यूके का। और जो 6 नंबर पर आता है वो है जापान का युआन, सॉरी युआन चाइना, युआन चाइना। तो क्वेश्चन कह सकता है कि किस लेटेस्ट कंट्री को करेंसी को इंक्लूड किया है आईएमएफ ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए। तो चाइना की जो करेंसी युआन है उसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो चाइनीज करेंसी, क्योंकि चाइना मैक्सिमम देशों से अपना ट्रेड करता है तो इसलिए डिमांडेबल करेंसीज बनता जा रहा है मार्केट में। तो ये आपको जो 5 करेंसी है, डॉलर है, यूरो है, येन है, पाउंड है और युआन है, ये 5 करेंसीज को बोलते हैं बेस्ट बास्केट करेंसी सिस्टम। यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, हर कोई लेना चाहता है बैलेंस और पेमेंट के सिस्टम को देखते हुए। तो जो कंट्री जितना एक्सपोर्ट करेगा अपने गुड्स को, तो याद रखिएगा मार्केट में उसकी करेंसी ऑलवेज उसके वैल्यू राइज होता चला जाता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में किसी कंट्री के करेंसी शॉर्टेज हो रहे हैं, कम हो रहा है, इसका मतलब वो ट्रेड बहुत कर रहा है, वो उसकी करेंसी सिस्टम राइज हो रहा है। अगर हमारे किसी कंट्री का करेंसी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल मिल रहा है, इसका मतलब वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। तो इसका मतलब याद रखिएगा करेंसी सिस्टम को ऐसे मेंटेन करना है, अपडेट करना है कि आपस में जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं उनमें कंपटीशन ना हो जाए। मतलब कह सकते हैं कि रिपीटिशन ऑफ कंपटीशन और डिवोल्यूशन ऑफ करेंसीज किसी का ना हो जाए। इसको देखते हुए आईएमएफ जो है बहुत सारे पॉलिसीज को बनाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आईएमएफ में आपने देखना है वो है एसडीआर के बारे में बताना। एसडीआर, स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स।
एसडीआर होता क्या है, याद रखिएगा, एसडीआर जो है एक रिजर्व एसेट्स है और ये क्रिएट किया गया था बाय द आईएमएफ इन 1969, है ना। 1969 उसको क्रिएट किया गया था, सप्लीमेंट ऑफ मेंबर्स कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। आपको कुछ अपने गोल्ड को रिजर्व रखना है। क्वेश्चन आ गया कि किस वर्ल्ड के किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा ह्यूज गोल्ड है, तो याद रखिएगा आईएमएफ के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। आईएमएफ के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। तो इसमें एसडीआर का मतलब ये हुआ कि ये रिजर्व एसेट रखना है जितने भी मेंबर्स है। इसको सेटअप, एसडीआर को सेटअप किया गया था 1969 में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब जितने ज्यादा कंट्री गोल्ड को रिजर्व रखेंगे उनके पास उतना ही करेंसीज को एसडीआर करने के पावर्स होंगे। तो गोल्ड इज द इंपॉर्टेंट एसेट्स इन द रिजर्व होल्डिंग ऑफ सेवरल कंट्रीज एंड आईएमएफ इज द स्टिल वन द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑफिशियल गोल्ड। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन साफ साफ कहता है कि आईएमएफ जो है स्टिल वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिशियल होल्डर्स ऑफ गोल्ड। सबसे ज्यादा गोल्ड किनके पास मिलेगा, आरबीआई के पास मिलेगा, सॉरी मॉनेटरी फंड के पास सबसे ज्यादा गोल्ड आपको रिजर्व मिलेगा। तो याद रखिएगा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिशियल होल्डर ऑफ गोल्ड। मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक के पास भी है लेकिन आईएमएफ के पास ज्यादा गोल्ड है इसके पास। लाइक द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वेयर ईच कंट्री हैज वन वोट राइट। इसमें भी जितने मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके पास एक वोट राइट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में भी क्या होता है कि हर कंट्री के पास एक वोट राइट है। तो यहाँ पे 190 मेंबर्स के पास भी वन वोट राइट है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक कंट्री ऐसा है जिसके पास इसमें भी वीटो पावर्स है, वो अपने इकोनॉमिकल चीजों को यूज करता है, वो है यूएसए। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास सबसे ज्यादा एसडीआर है, वो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व कर रखा है यूएस। तो यूएस कह सकते हैं कि यूएस इसमें थोड़ा सा एक सुपरमेसी कह सकते हैं कि आईएमएफ में उसके पास ज्यादा एसडीआर है और ज्यादा वो निकाल सकता है पैसे। अब इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिपोर्ट्स इसके निकालते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो आईएमएफ निकालता है। तो आईएमएफ कौन सा दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है और दूसरा क्या निकालता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आईएमएफ पब्लिश करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन आईएमएफ। ठीक है, अब आइए, द मेंबर्स ऑफ आईएमएफ रिसेंटली एग्रीड अ न्यू डील विथ that would allow to maintain a funding at 1 trillion but postpone the change to voting structures। अभी बात हुई थी कि अलाउ किया था कि मेंटेन करना है फंड को, कितने ट्रिलियन मेंटेन करना है? 1 ट्रिलियन मेंटेन करना है, बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया वोटिंग स्ट्रक्चर के बाद। कि आईएमएफ का जो एक कह सकते हैं कि क्वेश्चंस आ सकता है पेपर में कि आईएमएफ में कितने फंड को मेंटेन करने की बात रखी गई थी। तो याद रखिएगा, दैट वुड अलाउ टू मेंटेन फंडिंग $1 ट्रिलियन। ठीक है, अब सोर्स ऑफ फंडिंग क्वेश्चन है कि आईएमएफ के पास फंड कहां से आता है। तो याद रखिएगा, हर कंट्री के पास कोटाज हैं, ईच मेंबर जितने हैं वो कुछ अपने कोटाज के फंड को रिजर्व करते हैं। गोल्ड तो रिजर्व करते हैं कि एसडीआर लेना है, लेकिन अदर फंड्स के लिए सोर्सेज ऑफ फंडिंग में क्या है? कोटाज हैं। तो याद रखिएगा, देयर आर कह सकते हैं कि कोटाज आर आईएमएफ द मेन सोर्स ऑफ फंडिंग। ईच मेंबर ऑफ आईएमएफ इज असाइन अ कोटाज एंड बोर्डली इज रिलेटेड टू पॉजिटिवली द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो जो जितना वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है वो ज्यादा कोटाज को यूज करता है। तो अब क्वेश्चन है कि कितने कितने कंट्रीज को कितने कितने कोटाज हैं। तो मैं बता दूं कि कोटाज को हम अगर ब्रीफली में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कोटाज को यूज करने वाला कौन है? अमेरिका जो है सबसे ज्यादा कोटाज को इसमें एसडीआर में पैसे अपना वो मेंटेन करता है इसमें। तो हर कंट्रीज जितने मेंबर्स कंट्रीज होंगे उनके पास एक कोटाज होगा, उस कोटाज के अंदर वो बोरो करेंगे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि कितना कोटा यूज करना है। तो इंडिया यूज द कोटा, इंडिया यूज कोटा 2.76, चाइना
6.41 एंड यूएस यूज द कोटा 7.46। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटा जो है यूज सबसे ज्यादा कौन करता है? यूएस। इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द मेनली ड्यू टू वीटो पावर ऑफ यूएस। मैंने कहा जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा, तो आईएमएफ में मोस्टली जो करेंसी सिस्टम या कह सकते हैं कि जो कोटा को यूज करता है वो कौन करता है? यूएस। तो दिस इज द मेनली ड्यू टू वीटो पावर ऑफ यूएस which has objected to changes his IMF quota। अब ये कोटा में चेंज कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा, ये पावर किसके पास है? इट इज ड्यू टू द वीटो पावर ऑफ यूएस which has objected to changing IMF कोटास। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर किसी के IMF के कोटा में चेंज करना है, कोई कंट्री से कितना कंट्रीब्यूशन करना है, ये काम यूएस ही कर सकता है अपने वर्ड में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है उसमें, आईएमएफ में। अब हम भी देखते हैं कि अभी क्रूशियल डिसीजन जो है, तो सुपर ऑथोरिटी यूएस वोट 85% कह सकते हैं कि 85% सुपर मेजोरिटीज है यूएस के वोट का। अगर हम लिया जाए, एक कैलकुलेशन किया जाए कि कोटास में कितना परसेंट यूएस के वोट को हम इंपॉर्टेंस देंगे, तो याद रखिएगा मैनली crucial decision IMF require 85% supremacy of US vote and share give its unique vetoes। इस कह सकते हैं इसके पास एक यूनिक वीटो पावर है। किसके पास है IMF को लेकर? तो हम इसमें पता चल जाता है कि crucial decision of IMF required 85% of super majority and US vote share in it। तो यूएस के पास एक इतना बड़ा वोटा है कि 85% को वोट करके वो चीज़ों को इधर से उधर कर सकता है, उसकी वोट काफ़ी अच्छी मेजोरिटीज हैं। अब हम बात करते हैं इनकी चीफ। तो रिसेंटली जो चीफ बनी है आईएमएफ की, वो है मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टानीला जॉर्जी। ये बुल्गेरियन इकोनॉमिक्स है, और याद रखिएगा ये अक्टूबर 1 2019 को इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। और 2019 के बाद कार्यकाल संभालने के बाद इनसे जो पहली थी चीफ थी, उनका नाम था क्रिस्टिना लागार्डे। तो नाम लगभग सेम है उनका। ये क्रिस्टिना जॉर्जिया है, वो क्रिस्टिना लागार्डे थे, वो पहली वुमेन थी, और ये दूसरी महिला है जो चीफ बनी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो 2019 में इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो अभी G20 कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में होने वाला, याद है कि हर एक कम्पिटिटिव क्लासेस में बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होगा। तो G20 है क्या, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, G20 का पर्पस क्या होगा, G20 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कॉमनवेल्थ पे, और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है नाटो, रशिया यूक्रेन वॉर। इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे जो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल भी होगा। और जुड़े रहिए हमसे, इंशाल्लाह हम आपको क्लास देते रहेंगे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे वीडियोस में आप या कुछ आपको ऐसा लगे कि हमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट में जाकर नीचे आप अपने व्यू दे सकते हैं, और हमें कहेंगे तो हम आपके लिए फिर से अच्छे वीडियोस बना कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।